वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर से डील करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले जस्ट जस्ट वी कैन ट्राई टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द टॉपिक, और हम लोग टॉपिक से डिटैच होकर के सबसे पहले एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी, बीट लेस की कंपनी के नाम, कोई भी प्राइवेट कंपनी, लेस की कंपनी, किसी चिप्स की कंपनी, बिस्किट की कंपनी, पार्ले नाम की एक कंपनी है, ये सब कंपनी या अपने टाटा जी की कंपनी, ये कंपनियां जब बाहर जाती है तो क्या किसी कंट्री को गुलाम बनाने की सोचती है क्या? इज इट ट्रू? ट्रू छोड़ो, क्या ये ऐसा करना पॉसिबल है किसी प्राइवेट एंटिटी के कारण? क्या कोई प्राइवेट एंटिटी किसी भी देश में बिजनेस करने गई, उसको गुलाम बना लिया? ऐसा कभी सुना है क्या? आई एम श्योर सुना होगा। 1600 सन ईयर 1600 में एक कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया में ट्रेड के बहाने से आई, व्यापार करने के बहाने से आई। लेकिन व्यापार करते करते उसने क्या किया, धीरे 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 इंडिया को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, इंडिया को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। अब ये जो कॉन्कर शब्द है, कई बार लगता है कि ये वायलेंस से आया होगा, ठीक है, वॉर लड़ करके आया होगा, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने इंडिया को बहुत ही चालाकी से पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, और इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट करने लगे। बट ये जो सारा माजरा चल रहा था, ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही थी, ये हो क्यों रही थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था? ये बीईआईसी आई कहां से थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहां से थी? ये इंडिया में आई क्यों थी? हम लोग उसको देखते हैं। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1833 है। इन सब एक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। और होता क्या है, इन सब एक्ट्स को पढ़ने के लिए तो सारे लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाने के लिए भी सारे लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम लोग, वी आर नॉट ट्राइंग टू रीड लक्ष्मीकांत, वी आर नॉट ट्राइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रादर वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर दिस टॉपिक। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस वीडियो में, तो आपको इस टॉपिक को याद करने में, या इससे जो एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली हमने अभी क्या देखा, मेरा एक सवाल था कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, क्या वो किसी देश को गुलाम बना सकती है? तो अभी फिलहाल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक कंपनी जो कि 1600 में में आई इंडिया में आई थी, उसने इंडिया को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। तो आखिर इंडिया को उसने गुलाम बनाना चालू कैसे किया, कब किया, उस चीज को अभी हम देखते हैं। तो देखो हुआ क्या था। इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, ठीक है, इंडिया बहुत ही रिच कंट्री थी, बहुत ज्यादा रिच कंट्री थी। ये देखो, ये गुजरात वाला पार्ट है, ये अपना सदर्न पार्ट है इंडिया का, और ये बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका बंगाल है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है, और ये जो है बॉम्बे वाला रीजन है, ये आपका मद्रास है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इंडिया के बाहर बहुत पहले क्रिश्चियनिटी का नाम सुना होगा आपने। क्रिश्चियन एक धर्म है, जिस तरीके से हिंदुइज्म एक धर्म है, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। तो क्रिश्चियनिटी में एक पोप हुआ करते थे, जिनका नाम था पोप निकोलस 5, ठीक है। ये कहाँ पे थे? ये उस समय पोर्चुगाल में थे, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं, ये पोर्चुगाल में थे। और पोर्चुगाल के एक राजा थे जिनका नाम था किंग हेनरी, ठीक है। तो किंग हेनरी की एक फैंटेसी थी उनको, मतलब बेसिकली उनका एक सपना था कि वो पूरे दुनिया के धर्मों को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो और कोई भी धर्म हो, उसको इस दुनिया से हटा करके क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व कायम कर सके। ये इनका मानना था। अब चूंकि होता क्या था कि रिलीजन जो धर्म था, क्रिश्चियन जो धर्म थी, उसने क्या कर रखा था, पूरे सोशल फैब्रिक को जकड़ के रखा था। तो सोशल फैब्रिक को जकड़ के रखने का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो रिलीजन है, ठीक है, वो सोसाइटी को
कहीं ना कहीं रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। रेगुलेट कंट्रोल करने का क्या मतलब है? आज भी धर्म देखो ऐसी बातें करता है कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज ना करें। ठीक है, जैसे हिंदू और मुस्लिम में विवाह ना हो। ये कौन सिखाता है हमें? ये हिंदुइज्म का सोशल नॉर्म सिखाता है। ठीक है, या हिंदुओं के जो ब्राह्मण है वो मांस मछली नहीं खाएं, ये कौन सिखाता है हमें? ये हिंदुओं का सोशल नॉर्म सिखाता है हमें। ठीक है, तो बेसिकली चीज क्या हो रही थी कि जिस तरीके से आज इंडियन सोसाइटी में भी धर्म बहुत ज्यादा रूप से दिखता है। ठीक है, जैसे राम मंदिर बना तब भी यूनिटी दिखी। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में भी मुस्लिम सेक्ट की यूनिटी दिखेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे रिलीजन आज दिख रहा है, आज हमें इंडिया में दिख रहा है, उसी तरीके से रिलीजन क्या होता था, वेस्ट में हमें दिखता था। अब वेस्ट वाले जो लोग थे, पोर्चुगीज जो बेसिकली जो लोग थे, उनको क्या था कि भाई कुछ ऐसा करना था, ऐसा हमें कुछ ऐसी चीजें करनी थी जिससे क्या हो, एक्सप्लोरेशन हो। अब एक्सप्लोरेशन होगा कैसे? तो एक्सप्लोरेशन का एक रूट पहले से बना हुआ था, लेकिन हुआ क्या, रोम गिर गया। रोम गिरने का क्या मतलब है? रोम शासन करता था। रोम बेसिकली दुनिया का मैप ऐसा है, कुछ मान के चलो, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ऐसा है अरेबियन पेनिनसुला, ये आपका पूरा यूरोप आ गया। और यहाँ पर कहीं पर स्पेन है, यहाँ पे पोर्चुगीज है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर से इनको जब ट्रेड करना होता था तो रोम समवेयर, इटली 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 यहाँ पर है। तो ये इटालियन लोग क्या करते थे, चुपचाप अपने सामान को इंडिया में आकर के बेच देते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पे पानी के रास्ते आकर के बेच देते थे। लेकिन हुआ क्या, रोम गिर गया। ठीक है ना, रोम गिर गया और राइज किसका हुआ, इस्लाम का। इस्लाम का उदय हुआ। जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लामियों ने क्या, मुसलमानों ने क्या करना चालू कर दिया कि जब क्रिश्चियंस यहाँ से सामान लेकर के भारत बेचने के लिए आते, तो ये क्या करते, क्रिश्चियन से सामान खरीदते और यहाँ पर बहुत दुगने तिगुने दामों में बेचते थे। और अगर ऐसा नहीं करते तो क्रिश्चियनों को भारत आने पर इनको टैक्स देना पड़ता, इनको टैक्स लेवी करना पड़ता। बिना पैसा दिए ये यहाँ पर आ नहीं सकते थे। तो इनको लगा यार हमारा कितना बढ़िया मार्केट था, ये मार्केट हाथ से जा रहा है। तो इन्होंने दूसरा तीसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में चालू हो गया। अब होता क्या है, इसी में एक कंपनी थी, ऐसे उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जिस तरीके से मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी किसी देश को अपना गुलाम बना सकती है, उसी तरीके से मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि क्या, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी बन रही है, प्राइवेट कंपनी के बनने का क्या मतलब होता है, किसी प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का ये मतलब होता है, अगर पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी इन सब में देखें तो प्राइवेट का ये मतलब है, सीधा सा सिंपल। प्राइवेट का बहुत, प्राइवेट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत मतलब इसमें डिटेलिंग है, माइन्यूट चीजें हैं। बट अगर अभी के हिसाब से, इस लेक्चर के हिसाब से देखें तो प्राइवेट होता क्या है, जो चीज सरकारी नहीं है, नॉट गवर्नमेंट ओन्ड, नॉट गवर्नमेंट ओन्ड, जिसको सरकार नहीं ओन करती है वो चीज प्राइवेट है। अगर प्राइवेट चीजों को सरकार ओन नहीं करती है तो कोई ना कोई इंडिविजुअल ओन करता होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन वन है, बस इसको आप ध्यान रखो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसको सरकार ओन ना करे। अगर सरकार उसको नहीं खरीद रही है, अगर सरकार पर उसका कोई वैसा नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई उसको प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई इंसान ही तो उसको खरीद रहा होगा, जो सरकार से अलग होगा। सिंपल, ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। अब देखो, अब होता क्या है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन में लोगों को ये पता चलता है कि यार स्पेन है, पोर्चुगीज है, डच है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ईस्ट इंडीज में आ रहे हैं, मतलब भारत जैसे देशों में आ रहे हैं, और दुनिया भर का गोल्ड, सोना चांदी पैसा उठा करके लेके जा रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया है। इसको अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज नॉट हिस्ट्री लेक्चर। तो फॉल ऑफ रोम, फॉल ऑफ राइज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सब सारी चीजें डिस्कस हो जाती, बट दिस इज अ पॉलिटी लेक्चर। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये लोग देख रहे हैं, ब्रिटेन वाले लोग देख रहे हैं कि यार बाकी सारे जो लोग हैं वो तो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, नीचे नीचे की कंट्रियों में जा रहे हैं, बहुत पैसा दबा के कमा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ब्रिटेन में आने का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ब्रिटेन में आने का क्या मतलब है कि डिमांड और टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब सारी चीजें बढ़ी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या मतलब है कि
पहले जो खेती किसानी हुआ करती थी वो चेंज हो गई है। अब खेती किसानी की जगह पर आदमी पैसा कैसे कमा रहा है? तो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से। ठीक है, पहले खेती किसानी गांव में होती थी, अब इंडस्ट्री लग गई है। क्यों इंडस्ट्री लग गई है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ गया है, साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो चुका है। ये सब सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अब बस आप ये मानो कि पहले जो खेती किसानी लोग करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं? बाहर मशीनों के साथ जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में जाकर के कमा रहे हैं। सिंपल। अब गांव में लोग क्या करेंगे? गांव में लोग जब रहेंगे तो गांव में लोग क्या करेंगे? गांव में आएंगे तो खेती करेंगे। अब जो फैक्ट्री लगी है वो कहाँ लगेगी? वो खेत के बीचों बीच तो लगेगी नहीं, वो कहाँ लगेगी? खेत से दूर लगेगी। खेत से दूर अगर खेत से चीजें दूर जा रही है, गांव से दूर जा रही है, वही तो शहर का निर्माण कर रही है। इसी शहर के निर्माण को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इसी शहर के निर्माण को, इसी शहरीकरण को ही अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर बात क्या आ रही है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलने का क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन आ चुका है। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? कि भाई डिमांड आ चुकी है अब, क्योंकि पैसा है उनके पास। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि ये देख रहे हैं स्पेन को, ये देख रहे हैं पोर्चुगीज को। उन्हीं के राजा थे, किंग हेनरी या प्रिंस हेनरी कह लो इनको, और पोप निकोलस पांच, जिन्होंने इनको सिंबल के रूप में बैल दिया था, बुल दिया था। बुल को बैल कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, बट इट वाज अ बुल। और पोर्चुगीज कल्चर में बुल का ये मतलब होता है कि आप धार्मिक काम के लिए जा रहे हैं। तो जो पोर्चुगल जो लोग थे वो यहाँ पर आए तो थे व्यापार करने के लिए, बट उनका प्राइम फेसाई मकसद क्या था? कि हिंदुओं को, इस्लामियों को खत्म कर करके क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना। ये कभी हिस्ट्री लेक्चर में हम लोग इसमें बार्टोमेलो डियास कैसे करके वो मरा, क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल अब ये देख लो कि एक तो इन लोगों ने बाकी लोगों को देखा, और दूसरा क्या हुआ, इनके यहाँ खुद इनकी जो डोमेस्टिक कंडीशन थी वो ऐसा इनको कहती थी कि भाई अब हमको भारत जाना है या कहीं और जाकर के पैसा कमाना है, क्योंकि अपने यहाँ तो पैसा है नहीं। ठीक है, भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है, अपने यहाँ तो तब जिंगाला लाहू करते थे, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब तो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। 27-28% की जीडीपी थी उस समय ग्लोबल लेवल पर, तो भारत के पास चले गए। अब देखो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन वन बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बेसिकली जो अब प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इंडिविजुअल ओन होती हैं। तो इंडिविजुअल ओन अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो रही है, जिसमें मैंने इक्वेशन वन आपको बताया था, तो इसका मतलब उसको कोई इंडिविजुअल ही खरीदेगा। अब इंडिविजुअल के खरीदने का क्या मतलब है कि देखो खरीदता कौन है? जिसके पास खरीदने की ताकत होती है। खरीदने की ताकत होने का क्या मतलब है? कि उसके पास पैसा होता है। तो अब एक बात बताओ, उस पुराने जमाने में उस पुराने जमाने में जहां पर बहुत मतलब 1600 1500 में किंग या क्वीन के अलावा अमीर आदमी कौन होगा? आपको लगता है कोई होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपने देश को छोड़ करके, यहां पे देखो आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश को छोड़ करके अगर किसी दूसरे देश में जा रही है, किसी दूसरे देश में जा रही है और उसको गुलाम बना रही है। गुलाम बनाने का मतलब क्या है? कि उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, अब मान लो रतन टाटा चले गए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और वहां बलूचिस्तान की डीलिंग दे रहे हैं, तो ये गैर कानूनी चीज हो जाएगी ना। भारत के कानून में भी और पाकिस्तान के कानून में भी। भारत भी कानूनी तौर पर रतन टाटा को नहीं छोड़ सकता है उस केस में। तो ये तो गलत हो रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ऐसा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहां से आया है, मतलब कि ब्रिटेन से आया है, तो ब्रिटेन की रानी ने इसको ये परमिशन दे रखी है। अब बिना परमिशन के ये लड़ाई कैसे कर सकती है एक कंपनी, वो भी किसी सोवरेन देश पे? अब जो मैं ये वर्ड ले रहा हूं सोवरेन, वो सोवरेन इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एक चीज निकल करके आई थी ब्रिटेन में ही, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या आया था? मॉडर्निटी। अब मॉडर्निटी कैसे आती है और मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनलिज्म होता है वो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? कि अपने कल्चर से अपने आप को जोड़े रखना। ठीक है, अपने कल्चर से अपने आप को जोड़े रखना ट्रेडिशनलिज्म कहलाता है। जैसे अब किसी बड़े को देखो तो उसका पैर छू लो जाकर के, दैट इज ट्रेडिशनलिज्म। अब अब क्या होता है, इस ट्रेडिशनलिज्म से आप जितना दूर भागोगे,
ट्रेडिशनलिज्म से जितना दूर भागोगे आप उतने मॉडर्न कहलाओगे। अब दूर भागने का क्या मतलब है? अब दो कंडीशन में आप दूर भाग सकते हो। एक तो कोई बड़ा सामने आया, आप उसके सामने हाय हेलो कर रहे हो, ये एक तरह एक तरीका ये है दूर भागने का। और दूसरा तरीका क्या है? पैर छूने के बहाने झुको और पैर खींच के गिरा दो उसको, तो वो बड़ा आदमी गिर तो जाएगा। तो दो केसेस हो रहे हैं जो कि आपको ट्रेडिशनलिज्म से दूर लेकर के जा रहे हैं। पहला केस क्या बन रहा है? छू करके बेचारे को गिरा दे रहे हो। दूसरा केस क्या बन रहा है? उसके साथ हाय हेलो कर रहे हो। तो जब छू करके गिरा रहे हो तो वो गलत हो रहा है, वो सोशल नॉर्म के खिलाफ जा रहा है। किसी को गिराना किसी भी सभ्यता का पार्ट नहीं हो सकता। तो सभ्यता के हिसाब से काम करना, एक अनकोडिफाइड रूल के हिसाब से काम करने को हम लोग सोशल नॉर्म बोलते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनलिज्म से दूर भागते हो और सोशल नॉर्म के तहत होते हुए दूर भागते हो, तो उसको मॉडर्निटी बोलते हैं। उसको मॉडर्निटी बोलते हैं। जो आप पैर खींच करके गिरा रहे हो उसको मॉडर्निटी नहीं कहेंगे। तो ब्रिटेन में क्या आ गया था? ब्रिटेन में क्या आ गया था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या आ गई थी? मॉडर्निटी आ गई थी। अब इस मॉडर्निटी के वजह से देखो क्या हुआ था। इस मॉडर्निटी के वजह से साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनैलिटी, ये सब सारी चीजें डेवलप हो रही थी। साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलप होने का ये भी मतलब था कि कई सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज, कई सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे लॉक एंड हॉबे के कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे। तो इसी कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट उस समय निकल करके आया था, स्टेट का। तो ब्रिटिश को, अंग्रेजों को तब पता चल चुका था कि राज्य क्या है। हालांकि भारत में तो अशोका के टाइम के पहले, बहुत पहले पता हो, बट इन लोगों ने माना नहीं उस चीज को। तो ये लोग जो मान रहे हैं अभी हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर बेसिकली अब यहां पर देखो क्या आ रहा है कि इनको स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले से पता था। तो जिस देश को स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले से पता है, वो स्टेट एक प्राइवेट कंपनी को भेज रहा है और प्राइवेट कंपनी को भेज करके बोल रहा है कि मचा दो वहां पे जाके। तो ये कैसे हो सकता है बिना क्वीन की परमिशन के? तो मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक और सवाल है मेरा, एक बस सोचो यहां पर 2 मिनट, कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? बेसिकली वो क्या कर रही है? किंग या क्वीन की परमिशन ले रही है। किस किस बात के लिए परमिशन ले रही है? कि भाई मेरे को क्या करना है, भारत में जाना है, मेरे को व्यापार करना है। अगर मैं व्यापार नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा? भारत, वहां पर उत्पात मचा दूंगा। ये परमिशन चाहिए। किससे चाहिए? किंग और क्वीन से। तो किंग और क्वीन बदले में पूछेगा ना, खुद बोलो, कॉमन सेंस से बोलो, पूछेगा ना भाई कि उत्पात क्यों मचाना चाह रहे हो वहां पे? अपने यहाँ सफिशिएंट तो वो ये क्या बोलेगा बगल में कि नहीं नहीं, बाकी देश कमा के आ रहे हैं, हमें भी कमाना है। और हमें दो चीज चाहिए, एक तो परमिशन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? पैसा। दो पी चाहिए, एक तो परमिशन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? पैसा। अब एक बात बताओ, अगर कोई बुद्धिमान आदमी होगा, उसको सामने दिख रहा है कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट बना सकती है। आज देखो हम लोग शेयर मार्केट खेलते हैं, शेयर मार्केट में होता क्या है? पता रहता है ये कंपनी आगे चल करके क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो हम लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। अब किंग और क्वीन को ये पता है कि ये जाएगा बाहर, लूट कर पाट मचा करके आएगा, तो पैसा कमाएगा, तो मुझे पैसा मिलेगा। तो क्यों ना इस कंपनी को मैं ही पैसा दे दूं और बदले में इसका प्रॉफिट ले लूं। अगर ये किंग या क्वीन उसको पैसा दे रही है और बदले में प्रॉफिट ले रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? किंग या क्वीन, जो सोवरेन जो सोवरेन सिंबल है, वो क्या कर रही है? उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। ध्यान से, इसमें कुछ मतलब कुछ टेक्निकल या डिफिकल्ट नहीं है वैसा कुछ। बस ध्यान से इस चीज को सुनना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? परमिशन चाहिए वहां पे मारकाट लूटपाट मचाने की, सोवरेन कंट्री में बीच में दखल अंदाजी करने की। दूसरा पैसा चाहिए। अब पैसा जो है उसको यही लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनको पता, एक तो इनके पास पैसा है, ठीक है। पैसा देने के लिए पहले पैसा होना चाहिए। अब उस समय यूरोप में क्या होता था, 3 स्टेट में लोग जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता था, एक्चुअली सोसाइटी, अभी उस डेप्थ में नहीं बात करेंगे। सोसाइटी एक्चुअली दो भागों में बटी होती थी। एक सोशल सिस्टम होता था, एक कल्चरल सिस्टम होता था। सोशल सिस्टम के ऊपर में किंग आता था, कल्चरल सिस्टम के ऊपर में पोप आता था। तो खैर अभी हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। हम लोग बेसिकली देखेंगे कि सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला कौन सा था? अपर क्लास। अपर क्लास जिसमें किंग पोप ये सब आते थे। दूसरा एरिस्टोक्रेसी क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिसमें आपके नाइट्स ड्यूक्स ये सब आते थे। और तीसरा कॉमन मैन, नोबल्स, क्लर्जी, दूसरे लेवल पर, और तीसरे लेवल पर कॉमन मैन। तो अब देखो होता क्या था, कॉमन मैन के पास तो पैसा होगा नहीं। तो पैसा किसके पास होगा? इस अब इन्हीं दोनों के पास तो पैसा होगा। अब यही दो तो सरकार चलाते हैं, राजा ही तो सरकार चलाता है। नोबल क्लर्जी कौन है? यहाँ के मंत्री, महामंत्री, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो प्राइवेट कंपनी है उस पे शेयर डालने वाले मेजॉरिटी लोग कौन है?
इस ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मंत्री, या मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ब्रिटेन की रानी है, ठीक है, ब्रिटेन के मिनिस्टर हैं। तो अब देखो दो चीज यहां से निकल के आई। एक तो इसको इन्होंने परमिशन दे दी, परमिशन क्यों दी? क्योंकि पता है प्रॉफिट आएगा। दूसरा पैसा दिया। पैसा क्यों दिया? इसका भी रीजन वही है कि पता है प्रॉफिट आएगा और पैसा मैं कमाऊंगा या कमाऊंगी। सिंपल सी बात है। तो अब देखो होता क्या है, दोनों चीजें इनको मिल गई। अब जब इनको दोनों चीजें मिली, तो इसी परमिशन को कहा जाता है चार्टर। इसी परमिशन को कहा जाता है चार्टर। और ये जो हुआ, जो इनको पैसा मिला, इससे एक बात ये प्रूव हो गई कि यहां पर जो शेयर होल्डिंग है कंपनी की, उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का पैसा लगा हुआ है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट का पैसा लगा हुआ है, मतलब कि क्या है, ब्रिटेन के जो एमपी हैं वो इन्वेस्टर हैं। अभी आपने बायजूस का केस सुना होगा कि बायजूस पूरे तरीके से डूब गया है। तो बायजूस, जब आप बायजूस का न्यूज पढ़ रहे होगे तो आपको यह भी समझ में आया होगा कि बायजूस के पास जब पैसा खत्म हुआ था, जब बायजूस के पास पैसा खत्म हो रहा था, तब क्या होता था, वो इन्वेस्टर से मांगने के लिए जाता था कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पैसा दे दो। और पैसा मिलते भी थे क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी मार्केट में उसकी। बाद में क्या हुआ, जब उसको स्टेक डाइल्यूट करने के लिए बोला गया, उसने मना कर दिया, तो इन्वेस्टर ने हाथ खड़े कर दिए। सिंपल, ये पूरी चीजें ऐसे हुई है। तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई यहां तक डाउट है। मेरे हिसाब से पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां पर सिंपल सी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी भारत को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब जिस देश की वो प्राइवेट कंपनी है वो देश भी शामिल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बेसिकली इस टाइम पे इनडायरेक्टली था, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर अब ये देश भारत को गुलाम बनाना या भारत की तरफ आए क्यों? क्योंकि इनको सामान की जरूरत थी, इनके पैसों की जरूरत थी, और भारत के पास बहुत पैसा था। इन्होंने बाकी देशों को देखा, पोर्चुगाल को देखा, स्पेन को देखा, ठीक है, डच को देखा, इन सबको देख करके ये आए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जो किंग और क्वीन होते हैं, जैसे किंग हेनरी को पोप निकोलस ने बुल दिया था। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि एक तो बिजनेस करने भी ये चाह रहे थे और दूसरा क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी ये चाह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पिक्चर में आई, ये सब देख करके क्यों आई? क्योंकि उनका डोमेस्टिक कंडीशन ही ऐसा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। कुछ इसमें सोचना ही नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, दूसरा दूसरों को देख रही थी। अब जैसे आप देखोगे कि यार, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में थालेसरी के पास फ्री में बिरयानी बट रही है, तो जाओगे ना? सबको देख रहे हो कि पेट भर के आ रहा है, आप भूखे हो तो जाओगे ऑब्वियसली। कुछ उसमें सोचना ही नहीं है, ये ऑब्वियस स्टेप है, कोई भी उठाएगा, ये आप रहते तो आप भी उठाते। तो यहाँ पर सिंपल बात, यहाँ पर ये भी तीसरा जो कंडीशन यहाँ पे उठता है, वो ये उठता है कि ब्रिटेन की कंडीशन भी वैसी है, प्लस यूरोप की कंडीशन भी वैसी है। एक तो ब्रिटेन की कंडीशन डोमेस्टिक कंडीशन जिसमें मॉडर्निटी आ गई, दूसरा यूरोप की कंडीशन। ये सारी कंडीशंस क्या करती थी, बोलती थी कि भाई मेरे को एक कंपनी चाहिए, एक कंपनी वहां जाएगी, आपको प्रॉफिट ला करके देगी, आप मेरे को परमिशन दो और पैसा दो। सिंपल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो अब क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से अब रियल पॉलिटी शुरू होती है। तो देख लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, परमिशन मिली, परमिशन मिली, और ये घुस गई कहां पे, सूरत पे। अब सूरत में जॉब चार्नो का आए थे, ठीक है। अब होता बेसिकली देखो होता क्या था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, पहले से पोर्चुगीज यहाँ पे मौजूद थे। पोर्चुगीज के दो फादर थे, फादर पिनहेरियो और एक्वाविया, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इसी तरह के दो थे, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो क्या थे, वो दोनों थे। उन दोनों ने क्या किया था, इनको रोकने की कोशिश की थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों को ये कहानी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उनको रोकने की कोशिश की थी, बट किसी न किसी तरीके से 1612-13 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बना ली, और 1617 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री बना ली। अब बेसिकली अंग्रेज इस तरीके से भारत में आ गए। अब देखो होता क्या है, बड़े प्यार से, मतलब हुगली उगली में इनको मार के शाइस्ता खान, उस समय मुगल का गवर्नर था, उन्होंने, मतलब बहुत इनकी कंडीशन खराब रही थी। लेकिन क्या होता है कि एक बड़ा चतुर आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली सा आदमी था। उसने क्या किया, उसके दिमाग के वजह से जो एंग्लो फ्रेंच वॉर
नीचे लड़ा जा रहा था, जिसको एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं, उसमें अंग्रेज हार रहे थे, लेकिन इस रॉबर्ट क्लाइव के वजह से क्या हुआ, वहां पर अंग्रेज जीत गए। ठीक है। फिर क्या हुआ, इनको पता था कि बंगाल क्या है, बंगाल बहुत ही ज्यादा रिच प्रोविंस है। क्यों रिच प्रोविंस है बंगाल? क्योंकि यार देखो, बंगाल का क्या था, बंगाल को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? मराठा नीचे परेशान थे। ठीक है, मराठा डेक्कन में परेशान थे। वो टीपू सुल्तान से लड़ने की बात करते थे या वुडेयार डायनेस्टी से लड़ने की बात करते थे। बेसिकली वो नीचे परेशान थे। मुगल अपने आप में परेशान थे। वो नोबल्स के साथ परेशान थे। ठीक है। और मुगल कहां से परेशान थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से परेशान थे। ठीक है, वहां से आते थे। वहां से अफगानिस्तान से इन्वेजन होता था, वो उसको बचाने के लिए परेशान थे। और दूसरा क्या था, मुगल अपने आप में उस समय टूट रहे थे। तो यहाँ पर बचते, ये बंगाल जो है बहुत प्रॉस्पर कर गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास ये यूनी डायरेक्शनली चल रहा था। तो इस वजह से अब बंगाल को जीतना जरूरी था। किसी तरीके से दो बैटल हुए। ठीक है। एक हुआ बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा हुआ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, एक हुआ प्लासी और दूसरा हुआ बक्सर। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, पॉलिटी में एंटर कर चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी जब हुई, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई, तो किस तरीके से हुई? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? चीटिंग करी है। बेसिकली चीटिंग क्या करा है, जो सिराजुद्दौला के उस समय जो इंडियन मतलब दो बेसिकली दो साइड्स में लड़ाई हो रही थी। एक ब्रिटिशर्स थे, दूसरे इंडियन थे। तो ब्रिटिशर्स के तरफ से मेन जो आदमी था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और इंडिया के तरफ से जो मेन था वो था सिराजुद्दौला। ठीक है। तो सिराजुद्दौला के लोगों को ही खरीद लिया, सिराजुद्दौला के लोगों को खरीद लिया। अब जब सिराजुद, और पैसा कहां से आया? तो मद्रास की लड़ाई जीत करके आया। ठीक है, कर्नाटिक वॉर जीत करके आया। तो वो खरीद लिया, वो बिक गए। अब बिकने के बाद क्या होता है, नवाब बना दिया गया। यहाँ सिराजुद्दौला हार गया। अब होता क्या है, इनके पास पैसा ही पैसा आ गया। क्यों पैसा पैसा आ गया? क्योंकि मीर जाफर आया, मीर कासिम आया। इन्होंने क्या किया, इनको पैसा देना शुरू कर दिया। क्यों देना शुरू कर दिया? क्योंकि सिराजुद्दौला के बदले उनको नवाब बनाया गया। बेसिकली ये कहानी थी। मतलब ये जान लो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज जो थे वो अमीर बनना चालू हो गए थे। अब जब ये अमीर बनना चालू हो गए थे ना, अब देखो होता क्या है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत मतलब एक रूमर फैलना चालू हुआ कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल अमीर हो रहे हैं। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, कंपनी का दिवालिया निकल रहा था। ये लोग अब जब किसी भी कंपनी का दिवालिया निकलता है तो वो कहाँ जाते हैं? बायजूस कहाँ गया था? इन्वेस्टर के पास। अब इनके इन्वेस्टर कौन है? इनके जो इन्वेस्टर हैं, इनके इन्वेस्टर कौन है? ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके इन्वेस्टर हैं। अब देखो होता क्या है कि बेसिकली जब ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके इन्वेस्टर हैं, तुम इन्वेस्टर का पैसा डुबाओगे तो इन्वेस्टर चिंता करेगा। जब छानबीन हुई तो पता चला रॉबर्ट क्लाइव जब बैटल ऑफ प्लासी जीत करके गया वापस, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम था, इंडिया से बाहर था वो। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से बाहर गया तो सोचो 800 जहाज सोना भर करके लेके गया था। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद 700 होगा, 800 होगा, 600 होगा, बट वो बहुत बड़ा नंबर था। सोना भर करके लेकर के गया था। अगर इतना लोहा भी आज के टाइम पे भर करके लेके जाओ ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस टाइम पे वो सोना भर करके लेके गया था। तो जब लोगों को ये पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव रिचेस्ट पर्सन बन गया है और कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो इन्होंने इन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब प्रेशर किस तरीके से डालें ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब प्रेशर डालेंगे कैसे? तो और दो चीजें होंगी, जब प्रेशर डलने लगेगा तो कंपनी भी तो अपने डिफेंस में कुछ करेगी ना। ठीक है, तो कंपनी भी अपने डिफेंस में कुछ करेगी। तो इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर जीता। बैटल ऑफ बक्सर भी ये जीत गए। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने क्या किया, डुअल गवर्नेंस चालू कर दी। ठीक है, डुअल गवर्नेंस चालू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट अलग से चालू कर दी। ठीक है, रेजा खान और सीताब राय, ठीक है, एक को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, एक को रेवेन्यू दे दिया। तो अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग इनको कह रहे थे तुम तो लूटपाट मचा रहे हो, लूट खसोट कर रहे हो, अपनी कंपनी ये जा रही है वो जा रही है, लूट खसोट इन्होंने अभी भी करना चालू करी, बट इन्होंने अब इस लूट खसोट को लीगल कर दिया। पहले इलीगली करते थे। ठीक है, इससे घूस ले रहे हैं, इससे ब्राइब ले रहे हैं, इससे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट यहां पर क्या करते हैं, इन्होंने लीगली कर दिया। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जैसे ही सवाल उठते ये कहते लीगल है, ये कहते लीगल है। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इनको कुछ नहीं कर पा रही है।
क्या करेगी ये सब कुछ? तो पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा एकदम स्ट्रक्चरली नीचे चलते चला आ रहा है। अब करें तो करें क्या? अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट आगे कुछ करती है इनके साथ, वो क्या करती है उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, एक लाइन की चीज है, वो जानना पड़ेगा। तो और वो चीज क्या है? कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ बीईआईसी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बीईआईसी। अब स्ट्रक्चर ऑफ बीईआईसी का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर ऑफ बीईआईसी का ये मतलब होता है कि बीईआईसी बनी कैसे। जैसे आज की कंपनी में हम लोग देखते हैं एमडी होता है, सीओओ होता है, सीईओ होता है, सीएफओ होता है। तो इस तरीके से ये सारे पोस्ट होते हैं। तो उस टाइम पे क्या पोस्ट रहे थे इस कंपनी में? और क्योंकि अगर किसी कंपनी को खरीदना है, एमडी से बात करो, शेयर खरीद लो। ठीक है, या कंपनी को चलाना है तो सीईओ क्या देख रहा है, सीईओ के प्लान को डिक्टेट करो। ठीक है, सीओओ सीएमओ इन सबको देखो तो हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चर में हिट करोगे तो कंपनी कहीं ना कहीं चेंज होगी। बट इसका स्ट्रक्चर क्या था? तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले शेयर होल्डर थे वो ब्रिटेन वाले। ये जो शेयर होल्डर थे ना, ये ओरिजिनल ओनर थे। ओरिजिनल ओनर थे। ओरिजिनल ओनर किसके थे ये? ओरिजिनल ओनर थे बीआईसी के। ओरिजिनल ओनर थे ये बीईआईसी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इन्हीं को कहा जाता था प्रोपराइटर। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता था प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर का मतलब कोई बहुत ही हैवी टर्म नहीं है। प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, अब किसी ने घर खरीद रखा होगा तो वो आपकी प्रोपराइटरी है। किसी का दुकान होगा तो वो आपकी प्रोपराइटरी है। किसी का फोन है तो वो उसकी प्रोपराइटरी है। किसी की साइकिल है वो उसकी प्रोपराइटरी है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या था, उसको प्रोपराइटरी कहते थे। अब ये प्रोपराइटर्स जो थे ये तो ब्रिटेन में थे। ठीक है, ये अब कंपनी को चलाएंगे कैसे? तो इन्होंने क्या कर रखा था, एक बॉडी बना रखी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से इन्होंने क्या कर रखा था, एक बॉडी बना रखी थी। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इसकी जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज और जो फाइनेंसेस होते हैं, जो इसके एक्शंस होते हैं, उन सब को डिक्टेट करता था। डिक्टेट करता था। लेकिन होता क्या था, अब रॉबर्ट क्लाइव पैसा लेकर के चला गया, प्लस कंपनी के ऑफिशियल भी पैसा खा रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई। रॉबर्ट क्लाइव पैसा लेकर के चला गया, गवर्नर भी करप्ट है, कंपनी के ऑफिशियल भी करप्ट हैं। तो अब वो ऑफिशियल, अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो वो ऑफिशियल तो कंपनी को पैसा देंगे नहीं। तो पैसा देगा कौन आखिर? अगर कंपनी चलाना है तो पैसा देगा कौन? तो पैसा फिर वही देंगे जो बायजूस को दे रहे हैं, इन्वेस्टर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन सब चीजों को देखने के बाद इन्वेस्टर ने क्या बोला कि ठीक है, हम पैसा तो दे देंगे लेकिन पैसा देने के बदले कुछ हम लेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, पैसा तो दे देंगे लेकिन उसके बदले कुछ तो लेंगे, इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यों? अब क्विड प्रो क्यों क्या है? तो कुछ नहीं है, इसको बस मेंस में लिखने के लिए याद रख लेना, और किसी काम का नहीं है ये। वैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम तुम्हें मनी देंगे, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम पैसा ले लो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उतना पैसा ले लो, लेकिन बदले में हम तुम्हारी कंपनी को कंट्रोल करेंगे। अब कंपनी चलानी है। अब कंपनी क्यों चलानी है? क्योंकि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी तो फायदा हो रहा है। पहले फायदा ज्यादा होता था घूस खसोट करके, लूट खसोट करके, अब फायदा कम होगा बट फायदा तो होगा। ठीक है, तो ये मान गए कि ठीक है भाई, कर ले जो करना है। तो बाद, ये इतनी कहानी होने के बाद, फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर आप इतना इतना अगर आप लोग समझ चुके हो, अब देखो यहां पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, सारी टेक्निकल चीजों को डील करेंगे। बट उससे पहले इत्मीनान से एक बात बताओ कि यहां पर यह चीज कंपनी को पता चल चुकी है कि अपन लोग अब करप्ट हो चुके। एक तो पहली बात तो यह है कि हम लोग ऑलमोस्ट बैंक करप्सी के कगार पर हैं।
बैंकरप्सी के कगार पर है, पैसा है नहीं, पैसा इसमें पंप करना पड़ेगा। दूसरा क्या पता चल चुका है कि ऑफिशियल्स अमीर हो चुके हैं। 700-800 जहाज सोने से लाद करके लेके जाना बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी। सोना छोड़ो, लोहा भी बहुत बड़ी बात है, 800 टन, 800 जहाज लोहा पूरा भर के। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑफिशियल्स इनके अमीर होना है। तो इसका सिंपल सा एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि कंपनी में करप्शन बढ़ चुका है। ठीक है, करप्ट करप्ट माल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब एक बात बताओ कि अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको आप ओन करते हो, मान के चलो आपकी एक कंपनी है जो बनाती है क्या, पेन। अगर मान लो आपकी कोई कंपनी पेन बना रही है, कहाँ बना रही है, इंडिया में बना रही है, यहाँ पर बना रही है, और वो करप्ट हो गई है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पहला, अगर मैं कुछ ऑप्शंस लिखूं, आप कमेंट में लिखना, बट कुछ ऑप्शंस अगर मैं लिखता हूं तो उसमें मैं क्या लिखूंगा? पहला यही लिखूंगा ना भाई कि जो चेक करोगे, चेक करोगे कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं कर रहा है, उसको पनिश करोगे। दूसरा क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। यही करोगे ना कि घूस मत लो, प्राइवेट ट्रेड मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यही करोगे। दूसरा, अगर आपकी पेन बनाने की जो कंपनी है वो 10 जगह फैली हुई है, एक करोल बाग में, एक पटेल नगर में, एक शादीपुर में, एक कीर्ति नगर में, एक राजीव चौक में, तो आप क्या करोगे? उस पांचों को कंट्रोल करने के लिए अगर उसको सेंट्रलाइज करोगे, उसको सेंट्रलाइज ही करोगे ना, कि एक जगह किसी एक कंपनी को, चाहे वो करोल बाग हो, वॉरेन हो, राजीव चौक हो, किसी एक जगह की कंपनी को हेड बनाओगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सब जगह ऑडिट मरवाओगे। अगर आप किसी सीईओ को बोल रहे हो, किसी सीए को अगर आप बोल रहे हो कि भाई ऑडिट कर, तो वो उसका काम है ऑडिट करने का, वो ऑडिट करेगा। आप मालिक हो, तो मालिक जब हो तो आप क्या करोगे? उस ऑडिटर के ऑडिट को जज करोगे ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5 जगह 10 जगह जाकर के ऑडिट करोगे, तो किसी एक जगह से करोगे। यही करोगे ना, और क्या करोगे? और क्या कर सकते हो बताओ? देखो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मैं भी सोच ही रहा हूँ और क्या कर सकता है इंसान। तो एक तो चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सेंट्रलाइज कर सकता है, और क्या कर सकता है? पनिश। पनिश, हाँ पनिश कर सकता है, वो तो लिख ही दिया है। और क्या बचा? और जनरली कॉमन सेंस से और क्या करता है? और कुछ भी नहीं करता है। देखो लाइफ पढ़ाने की आदत है मेरे को, अभी तक आंसर आ जाता था, मेरे को याद भी नहीं है क्या आता था, और नींद आ रही है अलग। तो यहाँ पर देखो क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये चेक करना, कंट्रोल करना, सेंट्रलाइज करना, ये जब एक साथ करते हैं, ये जब एक साथ चीजें एक साथ करते हैं, तो क्या लगता है हमें कि वी विल या वी कैन चेक करप्ट फंक्शन इन आवर कंट्री, सॉरी इन आवर कंपनी, करप्ट प्रैक्टिसेस इन आवर कंपनी। ठीक है, सिंपल यही करोगे। मतलब अब देखो, अब एक बात बताओ, आप एक आम आदमी हो, आपके मन में ये सारी पांचों चारों पांचों चीजें आ रही है, तो सोचो सेम कंडीशन पर इंग्लैंड था उस टाइम, ब्रिटेन था उस टाइम, ब्रिटेन की रानी थी उस टाइम, क्या उसने ऐसा नहीं सोचा होगा क्या? उसने भी ऐसा सोचा होगा, उसने भी ऐसा सोचा होगा। और जब उसने ऐसा सोचा होगा, तो उसी को इम्प्लीमेंट किया है उन लोगों ने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की टेक्निकलिटी में अब चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बैकग्राउंड समझ लिया, अब चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टेक्निकलिटी पे। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका, कि इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ध्यान से, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, और नाम दे दिया है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड मतलब यहाँ पे भगवान नहीं है। अब उसके बाद उस तरीके का है, उस तरह से है, जैसे माई लॉर्ड बोलते हैं ना जज में, जज को, उसी तरीके से यहाँ पे बोल रखा है। उसके बाद क्या है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ध्यान से सुनो, एक बात, एक चीज और सुनो यहाँ पे, है क्या कि जो गवर्नर ऑफ
गवर्नर ऑफ बंगाल है, वो क्या बन गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कहां पर हुआ करती थी, बंगाल में, बॉम्बे में, और उसके बाद मद्रास में। मद्रास में, मद्रास में। ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिकली क्या है कि आपने एक पॉइंट बताया था इसके पहले, इसके बाद वाले स्लाइड में, कि अगर आपको करना होगा, अगर बेसिकली अगर आपको इस चीज को कम करना होगा या इस चीज को कंट्रोल करना होगा, तो आप क्या करोगे, चीजों को सेंट्रलाइज करोगे। सेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर आपका शोरूम 5 जगह है तो उसमें क्या करोगे, किसी एक को हेड ऑफिस बनाओगे, और हेड ऑफिस के बाद जो बचेगा उसको ब्रांच ऑफिस बनाओगे। क्लियर है, एक हेड ऑफिस रहेगा और बाकी जो रहेगा वो ब्रांच ऑफिस रहेगा। तो जो हेड ऑफिस है यहाँ पर, अंग्रेजों ने वो हेड ऑफिस किसको बना दिया, बंगाल को बना दिया। और ब्रांच ऑफिस किसको बना दिया, बॉम्बे को बना दिया और मद्रास को बना दिया। अब बॉम्बे के पास भी अपना गवर्नर है, मद्रास के पास भी अपना गवर्नर है, तो जो हेड ऑफिस का गवर्नर होगा वो तो उसके पास कुछ ना कुछ पावर तो ज्यादा होगी। ठीक है। तो पावर जब ज्यादा होगी तो नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका नाम गवर्नर से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। रटना नहीं है इसमें, समझना है। एक चीज और समझो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मेंस में ये पूछ सकता है। एक ये है, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो अब चांस है कि आने वाले मतलब 2025 2024 में नहीं, मतलब 25 26 27 में ये इसका ये जो ट्रेजेक्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे किस लाइन और लेंथ में पूछेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, क्या पूछेगा, उस क्वेश्चन को सुनने से पहले ये कॉन्सेप्ट देखो। यहां पर क्या हो रहा है कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यहां पर पूरी की पूरी अगर गवर्नर है, अगर गवर्नर है यहां पर, तो इसका मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेटिव, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक तो होता है जुडिशियरी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर गवर्नर ऑफ बंगाल उसके पास पावर ज्यादा है, उसके पास पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो लेजिस्लेटिव या तो एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी अभी साइड में रखते हैं, जुडिशरी भी था, बट अभी जुडिशरी साइड में रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट बना रखा है इन्होंने 1773 वाले कानून से, तो अभी उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहां पर देखते हैं कि अगर बंगाल ऊपर है बॉम्बे और मद्रास दोनों से, इसका क्या मतलब है, या तो उसके पास लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा होगी, इन दोनों में से कोई एक पावर तो होगी ना ज्यादा उसके पास, इन दोनों में से कोई एक पावर तो ज्यादा होगी ना उसके पास। तो जब इन दोनों में से कोई एक पावर उसके पास ज्यादा होगी, तो सवाल है कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी। अब एक बात बताओ, ब्रिटेन की पार्लियामेंट इन लोग को डिक्टेट कर रही है, तो जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट इन लोग को डिक्टेट कर रही है, तो पार्लियामेंट के डिक्टेट करने का क्या मतलब है, लॉ कहाँ बनाया जाता है, पार्लियामेंट में। नियम कानून कहाँ बनता है, संसद में। संसद तो ब्रिटानिया की, जो ब्रिटेन की संसद है, वो तो लॉ बनाने का काम, देख रेख का काम वो तो कर ही रही है। इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर को डाइल्यूट तो वो करेगा नहीं, वो किसको करेगा, वो एग्जीक्यूटिव पावर को डाइल्यूट करेगा। इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो गई, जब इन लोगों ने भारत पर शासन किया या कहीं पे भी शासन किया, तो दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव रूल नहीं था हमारा, एलियन रूल था हमारे ऊपर, बट वो अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, लेकिन वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से वो हम पर रूल नहीं करते थे, वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर से रूल करते थे। और जब भी कोई इंसान एग्जीक्यूटिवली हम पर रूल करेगा, तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो कभी भी हम पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आज अगर आप मोदी जी को बोलोगे कि मोदी जी, देखो मोदी जी क्या है, मोदी जी पीएम है, और मोदी जी कहीं से एमएलए भी हैं या एमपी हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह एमएलए थे, वो एमपी हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने मोदी जी को एज अ एमपी वोट दिया है या एज अ पीएम वोट दिया है। खैर तो सीक्रेट वॉलेट होता है, बीजेपी कमल पर वोट दबा करके आए होगे, पर आप ध्यान
देखो, लोगों को तो पता होता है ना कि ये कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हुआ है बीजेपी का, अगर मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ तो यही कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, अभी टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं, सिंपल सी ये बात देखते हैं। हमें पता है बनारस से वो खड़े हो रहे हैं, ठीक है, या कहीं से भी एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हो रहे हैं। अब हम उनको एज अ पीएम वोट दे रहे हैं या एज अ एमपी वोट दे रहे हैं? ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में वोट देते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग अपने लेजिस्लेटर को चुन रहे हैं। हम लोग किसको चुन रहे हैं? अपने लेजिस्लेटर को चुन रहे हैं। अब लेजिस्लेटर को चुनने का क्या मतलब है? लेजिस्लेटर को चुनने का क्या मतलब है? अगर हम लोग अपने लेजिस्लेटर को चुन रहे हैं, अगर हम लोग अपने लेजिस्लेटर को चुन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, जो कि एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहा है। देखो, अगर मैं ये कहूं कि सचिन तेंदुलकर एक बैट्समैन है, पर वो बॉलर भी है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर छोड़ो, सुरेश रैना वॉज मेजरली अ बैट्समैन, बट ही वॉज अ पार्ट टाइम बॉलर टू। उसी तरीके से मोदी जी मेजरली एक लेजिस्लेटर हैं, लेकिन पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव भी हैं वो। इसका ये मतलब हो रहा है कि आज के टाइम पे इंडिया में लेजिस्लेटर लेजिस्लेटर की वैल्यू ज्यादा है, बट एग्जीक्यूटिव की कम है। इसीलिए आईएएस आईपीएस की वैल्यू कभी भी पॉलिटिशियन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है, ना पावर के मामले में, ना पैसे के मामले में, ना फैसिलिटी के मामले में। एक ब्यूरोक्रेट की औकात कभी भी पॉलिटिशियन से ज्यादा नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेजिस्लेटर की पावर कम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की ज्यादा है। यहाँ क्या हो रहा है? एक पैराडॉक्स हो रहा है। तो इस बेसिस पर एक क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि शो डाइकोटॉमी और डाइकोटॉमिक रिलेशन बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। या इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पर, कि क्या बैलेंस कर पा रहा है, या ये बैलेंसिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो कैसे गई? पहले पहले एग्जीक्यूटिव से जाते जाते लेजिस्लेटिव गई, फिर लेजिस्लेटिव से जाते जाते एग्जीक्यूटिव आई। ये पूरा शो करना पड़ेगा 1773 से लेकर के 2023 तक का। ये लिखना होगा एग्जाम में। तो बेसिक क्या है यहाँ पर? ये तीन चार चीजें हो गई ये तीन चार चीजें हो गई। आपने यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया वो। तो क्यों बना? समझ में आ गया, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा हो गई। दूसरा क्या हुआ? यहाँ पर सबऑर्डिनेशन, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट करना चालू कर दिया। अब सबऑर्डिनेट किसी गवर्नर को किसी दूसरे गवर्नर के उसमें कर रहे हो, इसका मतलब उसके पावर को छीन रहे हो। तो आपको क्या लगता है कौन से पावर को छीनेगा ये? तो ये लेजिस्लेटिव पावर को छीनता था। ठीक है, ये कौन से पावर को छीन रहा है? ये लेजिस्लेटिव पावर को छीन रहा है। अब लेजिस्लेटिव पावर को छीनने का क्या मतलब हो रहा है कि अगर बंगाल की प्रेसिडेंसी ने कोई कानून पास कर दिया तो वह हर जगह वैलिड होगा, लेकिन अगर बॉम्बे के प्रेसिडेंसी ने कोई कानून पारित कर दिया तो वो बस बॉम्बे में वैलिड होगा। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, इट इस सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट को अभी छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग। आप देखो, अगर आप भी होते तो घूस लेने के लिए मना करते ना। लिखा है ना कि आप क्या करोगे, उसको पनिश करोगे, रेगुलेट करोगे। वही चीज इस पॉइंट में हो रही है। उसके बाद हमने कंट्रोल एक वर्ड ही यूज कर लिया था, पांचवें पॉइंट में वही यूज हो रहा है। देखो, एकदम सिंपल कॉमन सेंस से ये चीजें याद हो गई हैं। अब क्या हो रहा है, इस वीडियो को एक बार और देखोगे तो ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना आराम से याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, उसके बाद देखो होता क्या है। यहां पर आप देखो तीन चार चीजें आपको दिखी होगी। तीन चार चीजें आपको दिखी। क्या दिखा आपको? कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना।
ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको हमने फोर काउंसिल मेंबर दे दिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। ठीक है, याद रखना, लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की इसको क्या, अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जीजी है और बगल में एक मेंबर, दो, तीन, चार। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, ये जो चार लोग होते थे ना, गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था वो किसका था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, लेकिन ये जो चार मेंबर थे ना, ये अगल बगल वाले, ये चारों किसके थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थे। अब पहली बात मैंने आपको बता रखा है कि पार्लियामेंट में कौन थे, इन्वेस्टर थे। कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी लेकिन कंपनी के ऑफिशियल अमीर हो रहे थे। इसका मतलब क्या था, ये लोग पार्लियामेंट, जो एमपी थे वहां के, उसका पैसा खा रहे थे। तो जो कंपनी, अगर मान लो आप ही का कोई दोस्त आपका पैसा खा जाएगा, तो कभी उस दोस्त से बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो कंपनी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बन नहीं रही थी। अगर कंपनी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की नहीं बन रही, इसका मतलब कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटेन की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव का भी नहीं बनेगा एक साथ। तो गवर्नर जनरल का और इन चारों का नहीं बनना बंद हो गया, इन चारों का आपस में बनना ही बंद हो गया। और दूसरा क्या हुआ, इन चारों ने गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग था उनके खिलाफ एक केस कर दिया। उस केस में गवाही एक इंडियन कलेक्टर ने दे दी उस टाइम के, जिसका नाम था नंद कुमार, और ये बिहार से थे। उन्होंने गवाही दे दी। अब ये नंद कुमार केस तो जीत चुके थे, पर हुआ क्या, केस लड़ा कहाँ जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब इस तरह की चीजें चल रही होती है तो डिस्प्यूट चलता रहता है। ये डिस्प्यूट होगा कहाँ, अगर गवर्नर जनरल की काउंसिल, मतलब वही मुजरिम है वही जज है, तो क्या कभी वो मुजरिम साबित हो पाएगा, गिल्टी प्रूफ कर पाओगे क्या उसका। वही वही दोषी है, वही जज है, वही वकील है, सब वही है, कुछ नहीं हो पाएगा। वही बॉलर है, वही बैट्समैन है, वही अंपायर है, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। तो इसीलिए क्या होता था कि एक सेपरेट बॉडी बनाने की जरूरत थी हमें। इस चीज के लिए क्या हमने बनाया, हमने मतलब अंग्रेजों ने क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया, जिसमें जो पहले जो चीफ जस्टिस थे उसके, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे इम्फे, एलिजा इम्फे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इस वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनाना पड़ा। क्यों सुप्रीम कोर्ट बनाना पड़ा, क्योंकि जो जुडिशियल कैपेसिटी में किसकी बात सुनी जाए, गवर्नर जनरल की सुनी जाए, या निष्पक्ष होकर के कोई जुडिशियरी आए। बस ये रीजन था सुप्रीम कोर्ट में वो बनाने का। अब देखो होता क्या है, अगर आपने अब तक चीजें समझ ली है, पूरी चीजें समझ ली है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब सारी चीजें समझ ली है, तो एक चीज आप और बताओ, एक चीज आप और बताओ कि 1773 का आप एक्ट तो लेकर के आ गए। ठीक है, 1773 का आप एक्ट लेकर के आ गए, लेकिन जब आप 1773 में एक्ट लेकर के आ रहे हो ना, तो उस समय क्या होता था, कोई हमारे पास साइंटिफिक रूल नहीं था। उस समय क्या होता था, मुस्लिम अगर कुछ गलती कर रहा है, तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम का अपना कानून था, मुस्लिम लॉ था। ठीक है, अगर अगर जैसे मान लो एक क्राइम हुआ, क्राइम क्या हुआ, किसी ने किसी को डिवोर्स दे दिया या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, अब शादी टूट गई, तो मुस्लिमों की शादी अलग, उसकी अगर शादी टूटी है तो उसको जो कोर्ट में अलग तरीके से देखा जाएगा। हिंदुओं की शादी अगर टूटी है तो उसको कोर्ट में हिंदू हिंदू रीति रिवाजों से देखा जाएगा। तो अगर अगर आपने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉ वैलिड होगा, क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है। मुस्लिम अपना रूल देखते हैं, ये तो आज भी चला आ रहा है, इसीलिए यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है। और गोवा पहला था यूनियन टेरिटरी, उसके बाद मतलब गोवा को यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, उत्तराखंड को पहला स्टेट बोला जाता है। कारण ये है कि जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ, एक्चुअली गोवा में पहले पीसीसी था, पोर्चुगीज सिविल कोड, उसके बाद गोवा में यूसीसी आया। तो यूसीसी लाने वाला कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट था। और जिस समय यूसीसी गोवा में आया था, उस समय वो यूनियन टेरिटरी था। तो टेक्निकली गोवा इज नॉट फर्स्ट स्टेट। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि गोवा फर्स्ट स्टेट है या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है, क्यों, क्योंकि उसकी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर ने यूसीसी को पास कर दिया है। बट गोवा में जब ये चीज पास हुई थी, तब गोवा एक यूनियन टेरिटरी था और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, इसलिए गोवा नहीं होगा। हाँ, इंडिया में ऐसी कौन सी पहली जगह जहां यूसीसी है, तो भाई वो कौन है, गोवा है। ठीक है, ओवरऑल कौन है, तो गोवा है। लेकिन पहला स्टेट कौन है, तो वो उत्तराखंड है। अब देखो ये सब सारी चीजें बहुत सदियों से चली आ रही, तो यहाँ पर कौन करेगा, इसका जवाब नहीं दिया गया 1773 के बारे में।
उसके बाद गवर्नर जनरल और इनके बीच में क्या होने लगा, एक टसल क्रिएट होने लगा। एक टसल क्रिएट होने लगा, मतलब टसल क्रिएट होने का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। नंद कुमार का जो केस था, नंद कुमार को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था इनके तरफ से, एग्जीक्यूटिव काउंसलर के तरफ से, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग बहुत दिनों से था यहाँ पे। वॉरेन हेस्टिंग बहुत दिनों से था और बहुत पैसे वाला था और हेड था पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसने नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। ठीक है, अदरवाइज नंद कुमार जीत चुका था। तो यहाँ पर ये टसल का भी क्या सोल्यूशन होगा? पहला सोल्यूशन तो ये है कि कोडिफाइड लॉ नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि उस रिफ्ट को कैसे देखा जाए। तीसरी दिक्कत क्या आ रही है कि कौन बड़ा, गवर्नर जनरल का डिसीजन बड़ा या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा। ये चीजें आगे चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। तो इन चीजों को डील करने के लिए सरकार ने फिर एक फिर एक रूल लेकर के आई, जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या होता है, ये देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।